हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है, दैट इज बीएमबी 201। जो पहला पेपर है बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ये जो पहला पेपर है इसका प्रीवियस ईयर 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम डिटेल में इसका सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि अगर आप एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के हैं एंड एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के एकेटीयू यूनिवर्सिटी का अगर आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पूरे 8 सब्जेक्ट के, इस बार एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 सब्जेक्ट के अगर ये सारी चीजें नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन ये सब चाहिए तो ये कहां आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा, सारा कंटेंट एक साथ एक जगह पे है। ठीक है, तो वो कहां पे अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन पेपर 2025 में आया हुआ है, बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट, पहला पेपर एमबीए सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, आप पेपर का फॉर्मेट तो जानते होंगे, 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक, पूरा पेपर कितने का होता है? पूरा पेपर 70 मार्क्स का है। ये आपको क्लियरली विजिबल है ना? थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, ये जो पूरा पेपर है 70 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर होता है। सेक्शन ए जो है उसमें 7 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में ये 7 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो सेक्शन ए 7 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, यानी सेक्शन सी कितने का हो गया? 14 नंबर का सेक्शन। सेक्शन सी नहीं, सेक्शन ए जो है 14 नंबर का। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन बी में, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चूज करना है। हर क्वेश्चन 7-7 नंबर का है, तो 21 नंबर आपके सेक्शन बी के हो गए। ठीक है, आ जाते हैं अब सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में क्या होता है कि 2 क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 2 दिया है, 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 दिया है, 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 दिया है, 1। 6 में भी 2, 7 में भी 2, ऐसे दिया है, 1-1 करना है। और हर क्वेश्चन क्या है? 7 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन में इन दोनों में से 1 करना है, वो 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 इंटू 5 यानी पूरे 35 मार्क्स का है आपका सेक्शन सी। तो इस तरीके से पूरा बाइफर्केशन होता है। सेक्शन ए आपका 14 नंबर का, सेक्शन बी मैं कहीं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। सेक्शन ए आपका 14 नंबर का, वेट, सेक्शन, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ। जैसे आपका सेक्शन ए जो है वो 14 नंबर का है, सेक्शन बी आपका 21 नंबर का है एंड सेक्शन सी आपका 35 नंबर का है। तो कुल मिला के 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, एंड पांचों ही यूनिट से क्वेश्चन इसमें। और बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत अच्छे से डिवीजन होता है। इवन सेक्शन सी में देखेंगे, सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन है, वो 5 डिफरेंट यूनिट से वो क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी यूनिट छोड़ के जानी है, सारी यूनिट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन हर यूनिट से आ रहे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में क्या है? 7 क्वेश्चन करने हैं, सारे कंपलसरी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन दिए हैं, सातों करने हैं, कंपलसरी सब है, 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन है। अब एक बात और है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा 3 घंटे में पूरा पेपर करना है। तो ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ना, इसमें इतना समय मत दे दीजिएगा कि सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए आपके पास समय ना बचे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें इसमें 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन है, चलिए अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सॉर्ट एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और है, आपने सिलेबस देखा होगा, इस 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। ठीक है, ये वाला जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर है 5 यूनिट है, जिसमें स्टार्टिंग की 2 यूनिट जो है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अगली जो 3 यूनिट है वो क्या है? वो है लॉ की, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो है उसकी यूनिट है। तो स्टार्टिंग की 2 यूनिट एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, अगली 3 यूनिट लॉ की। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का है कि व्हाट इज सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस होता क्या है? सॉर्ट एनालिसिस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। सॉर्ट एनालिसिस बेसिकली एनालिसिस होता है ऑफ
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ड क्या है? SWOT। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, टी मतलब थ्रेट। तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का एनालिसिस हम करते हैं सॉट एनालिसिस में। तो सॉट एनालिसिस क्या है? ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को आइडेंटिफाई करना एंड उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, डिसीजन लेना। ठीक है, इसके लिए सॉट एनालिसिस यूज किया जाता है। अब इसमें खास बात एक और है कि ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है ना, दिस इज द इंटरनल फैक्टर। ये बिजनेस के इंटरनल फैक्टर है। स्ट्रेंथ हमारी अंदर है, ठीक है, हम बिजनेस की जो पॉजिटिव पॉइंट है दैट इज स्ट्रेंथ। जैसे बिजनेस की ब्रांड वैल्यू हो सकती है, बिजनेस का स्किल्ड वर्कफोर्स हो सकती है, वो उसकी स्ट्रेंथ हुई। तो ये इंटरनल फैक्टर है। ऐसे बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस भी इंटरनल फैक्टर है। जो भी कमजोरी है, जो भी लिमिटेशन है बिजनेस की, वो इंटरनल फैक्टर है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है, दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर। जो थ्रेट है वो एक्सटर्नल है। कोई भी थ्रेट है, ठीक है, वो बाहर से है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो वो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इसमें एक खास बात ये है कि ये दोनों इंटरनल होते हैं, ये दोनों एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। ये देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है। तो इस तरीके से 2 नंबर का है, बहुत डिटेल में नहीं, काम की बातें इसमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ग्लोबल इंटीग्रेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल इंटीग्रेशन क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंटेक्स्ट में ग्लोबल इंटीग्रेशन बताइए। देखिए, ग्लोबल मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। इंटीग्रेशन मतलब होता है यूनिफिकेशन, इंटीग्रेट करना। ठीक है, मतलब बिजनेस जो है अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करे, डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करे, लेकिन उसका जो हेड हो, मतलब लेकिन वो इंटीग्रेटेड रहे, यानी कलेक्टिव रहे, एक जगह मेन काम हो, बाकी उसके ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट, सर्विसेज हर जगह हो ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है ग्लोबल इंटीग्रेशन। देखिए लिखा है ग्लोबल इंटीग्रेशन। किसी बिजनेस में जो ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है, ये बेसिकली क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग अ कंपनीज ऑपरेशन। यानी कंपनी के जो भी ऑपरेशन है, कंपनी की जो भी स्ट्रेटजी है, प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट कंट्रीज में हो, उनको कोऑर्डिनेट करना, यूनिफाइड रखना। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल इंटीग्रेशन। यानी ग्लोबल लेवल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसे इंटीग्रेट रख रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको कोऑर्डिनेट करके उसका हेड ऑफिस एक जगह इंटीग्रेट रख रहे हैं, ताकि क्या हो? इफिशिएंसी से काम हो पाए, कंसिस्टेंसी रहे पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे। यानी अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट है तो किसी भी कंट्री में हो, उसकी सर्विसेज ऑलमोस्ट एक जैसी ही होंगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल इंटीग्रेशन। मतलब मल्टीपल, ग्लोबल इंटीग्रेशन मतलब मल्टीपल कंट्रीज में काम हो, ऑपरेट हो मल्टीपल कंट्रीज में, लेकिन मैनेज देम एज अ यूनिफाइड सिस्टम। यानी उसका जो पूरा मैनेजमेंट हो वो कहीं पे एक ही जगह से हो रहा हो। ठीक है, तभी तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो इसी को कहा जाता है ग्लोबल इंटीग्रेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड यूनिट है आपकी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थर्ड यूनिट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहां से क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में बताइए। ठीक है, तो मैं बता दूं, कंसीडरेशन जो है इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब क्या है कि दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक पार्टी ने कुछ प्रॉमिस किया है, तो इस प्रॉमिस के बदले में दूसरी पार्टी जो भी एक्सचेंज करती है, जिसकी कुछ वैल्यू हो, मनी के टर्म में या प्रोडक्ट, कुछ भी जो एक्सचेंज करती है, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। यानी इस पार्टी ने कुछ दिया, दूसरी पार्टी ने उसके बदले में जो कुछ भी दिया, जिसकी कुछ वैल्यू हो, उसको कहा जाता है कंसीडरेशन। तो देखिए लिखा है, कंसीडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू। कंसीडरेशन क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसकी कुछ वैल्यू हो, मनी के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में, सर्विस के टर्म में या प्रॉमिस के टर्म में, जो एक पार्टी देती है, विच इज गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर, जो एक पार्टी देती है दूसरी को इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस। यानी इस पार्टी ने प्रॉमिस किया, दूसरी पार्टी ने इसके बदले में जो भी प्रोडक्ट, सर्विस, मनी या कुछ भी जो दिया ना, जिसकी कुछ वैल्यू हो, इसको कहा जाता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है, इट इज समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी। पार्टीज के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है जिसकी कुछ वैल्यू हो, उसको कहते हैं कंसीडरेशन। और एक चीज और है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो मैंने लेक्चर वीडियो में डिटेल में पढ़ा है,
कुछ एक्सेप्शन भी हैं, बट नॉर्मल केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना ही होता है, ठीक है। इसीलिए बता रही हूँ कि कंसीडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, चलिए तो यहां तक समझ में आया। अब चलिए मैं आपको वो बताती हूँ जिसका आप शायद इंतजार कर रहे होंगे कि एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट कहाँ पे मिल जाएगा। तो वो मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फर्स्ट कमेंट में भी रहेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन पे एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा मतलब पूरे 8 सब्जेक्ट के नोट्स, लेक्चर वीडियोस, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल है। एक बार मैं अपनी एप्लीकेशन पे आपको ले चलती हूँ, वहां पे आपको कंटेंट में दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे सबसे पहला ही कोर्स एमबीए सेकंड सेमेस्टर का है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस कोर्स में इस तरह से जाएंगे तो मैं आपको कंटेंट दिखाती हूँ। ठीक है, तो 8 जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उनके ऐसे मैंने अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं। बीएमबी 201, 202, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। मैं आपको, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट का मैं इस समय पीवाईक्यू करा रही हूँ, तो बिजनेस एनवायरमेंट का ये ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको अलग अलग 4 अलग फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर है नोट्स का, एक है लेक्चर वीडियो का, एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एक है पीवाईक्यू का। ठीक है, अब मैं आपको लेक्चर वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो ही है। डिटेल में मैंने पढ़ाया है, आपको सारा कॉन्सेप्ट आई होप अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरे यूट्यूब पे लेक्चर वीडियो से पढ़ना ठीक लगता है, समझ में आता है, तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो देखिए इस तरीके से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेक्चर वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं, इसकी हद से पढ़ सकते हैं। आज की तारीख है अप्रैल 7 तारीख है आज। ठीक है, एंड जल्द ही अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में, अभी वैसे एग्जाम की डेट आई नहीं है, बट जनरली मई फर्स्ट वीक तक एग्जामिनेशन शुरू होते हैं। ठीक है, तो समय काफी कम है, काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं। एंड इसी तरीके से जैसे मैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर का लाई हूँ कोर्स, वैसे ही एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम भी मैं कोर्स लेके आई थी, बहुत सारे बच्चे इनरोल हुए थे, पढ़ाई की थी एंड रिजल्ट भी आया जो बहुत अच्छा आया। तो वो स्टूडेंट तो मेरे साथ है ही सेकंड सेमेस्टर में, बट अगर आपने भी अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ वापस बैक टू पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे। और अगर आपको कोई डाउट हो, इस कोर्स को लेके कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेक्शन ए डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन ए का आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी 2 टाइप ऑफ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट 2013 के तहत आपको बताना है 2 टाइप की कंपनी। तो बता दूं, कंपनी एक्ट 2013 में बहुत टाइप की कंपनीज बताई गई हैं, बट यहाँ पे 2 टाइप की कंपनी पूछी गई है, तो हम ले लेते हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। क्या आसान है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है विच इज प्राइवेटली ओन्ड बाय फ्यू पीपल, यानी कुछ लोग ही मिलकर उस कंपनी को ओन कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर हर लोगों को नहीं मिलते, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, वो नॉर्मल पब्लिक को नहीं मिलते, दैट इज प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जबकि पब्लिक कंपनी क्या है, शेयर्स इज इजीली ट्रांसफरेबल, यानी नॉर्मल पब्लिक, हम लोग भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, जैसे एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसी हुआ, एसबीआई हुआ, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनके शेयर जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता शेयर ट्रांसफर का, बट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनके कुछ कंप्लायंसेस अलग हैं जो इन्हें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस भी हो गया। तो दिस इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है। यूनिट 5 में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है एंड आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि क्यों ये एक्ट आया। तो देखिए इसके नाम से ही वैसे इसका काम समझ में आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी वो एक्ट जिसका क्या पर्पस था, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं, जो हित है, उनकी रक्षा हो, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड रखा जा सके, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, धोखाधड़ी ना हो, इसलिए एक्ट आया था। पहला पर्पस ये था। दूसरा पर्पस था कि कंज्यूमर के अगर कोई ग्रीवियंसेस है, रिड्रेसल है, ठीक है, ग्रीवियंसेस हैं, तो उनका निवारण हो सके, उनको सॉल्व किया जा सके।
इस पर्पज से, ये दो पर्पज थे इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। तो देखिए मैंने लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर के हितों की रक्षा हो, टू सेफगार्ड कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉड एंड एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, फ्रॉड ना हो, इस पर्पज से। दूसरा क्या है, रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस, कंज्यूमर के अगर कुछ ग्रीवियंसेस हैं, कुछ शिकायतें हैं, तो वो उसका रेड्रेसल हो, उसको सॉल्व किया जाए। टू प्रोवाइड अ सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव मैकेनिज्म, यानी जल्दी, सिंपल एंड बहुत खर्चा ना हो, जिसमें इनएक्सपेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, ताकि जो कंज्यूमर की कंप्लेन है वो सॉल्व हो सके। तो इस पर्पज से आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपके सिलेबस में यूनिट 5 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेंशन एनी, अगला क्वेश्चन, मेंशन एनी टू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय बिजनेस, बिजनेस बताइए कौन सी दो कॉमन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बिजनेस यूज करता है। तो दो, वैसे तो आप बहुत सारी स्ट्रेटजी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दो जो कॉमन स्ट्रेटजी यूज करता है, दैट इज, पहली है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, अगला है डिफरेंशियल स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉस्ट लीडरशिप यानी बिजनेस जो है कोशिश करता है कि कॉस्ट के टर्म में, लागत के टर्म में हमारी लीडरशिप हो, मतलब हम टॉप पर हो। हम टॉप पर कब होंगे, जब हम प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते में बनाएंगे, क्वालिटी वही मेंटेन रखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट को क्या है, सस्ते में बनाएंगे, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनेंगे हम। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी यूज कर सकता है। तो देखिए मैंने लिखा है कॉस्ट लीडरशिप मतलब बिजनेस एम टू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में सबसे सस्ता सामान हम बनाते हैं, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये स्ट्रेटजी कर सकता है। दूसरी क्या है, डिफरेंशियल स्ट्रेटजी, डिफरेंशियल स्ट्रेटजी मतलब डिफरेंशियल, डिफरेंट, हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस सबसे अलग है, मार्केट में हमारे जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है जो बिजनेस यूज कर सकता है। तो दिस इज डिफरेंशियल स्ट्रेटजी। यहाँ पे फोकस किस पे होता है, क्वालिटी पे, फीचर पे, ब्रांडिंग पे, इनोवेशन पे, एंड इससे ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन, सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन, हु इज ऑडिटर, ऑडिटर कौन होता है। ठीक है, ये आपका है यूनिट 4 का क्वेश्चन है। यूनिट 4 इज कंपनी एक्ट, आपका जो यूनिट 4 है वो है कंपनी एक्ट, जिसमें आप ऑडिटर के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे इतने अच्छे से सारी चीजें इसलिए याद है इस समय, क्योंकि अभी मैंने पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट करा के इस पे अपलोड किया है, तो एक एक चैप्टर अच्छे से पता है। तो हु इज ऑडिटर, ऑडिटर कौन होता है। तो ऑडिटर इज अ पर्सन जो कंपनी के जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको वेरीफाई करता है, कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं बने हैं, तो इनको वेरीफाई करता है, चेक करता है, सही होता है तो उस पर मोहर लगाता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है जो एग्जामिन करता है, वेरीफाई करता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक्यूरेट हो। ठीक है, और जो भी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लाइंसेस वगैरह है, जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके बनाया गया हो। ठीक, अब ऑडिटर दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिटर, एक एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ऑडिटर, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अपॉइंट किया है कि ठीक है अकाउंटेंट तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, सारे काम चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उस ऑडिटर का काम होता है उन सारी चीजों को वेरीफाई करते रहना। ठीक है, वो इंटरनल ऑडिटर होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है। एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, बाहर से आता है। ठीक है, बाहर से ऑडिटर अपॉइंट होता है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है। ठीक है, उनकी एक्यूरेसी को चेक करता है, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ऑडिटर ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, इनकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, ये सब आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए ये था पूरा सेक्शन ए। ठीक है, आगे जो सेक्शन बी है एंड सेक्शन सी है वो हम आने वाले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ये पूरा पीवाईक्यू आपको मेरी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज और है कि पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में जरूर लगा के जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो पीवाईक्यू लगाने से आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम वो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है ना, हमारी तैयारी अभी कितनी है और हमें कितनी करने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पीवाईक्यू तो जरूर एग्जाम में लगा के जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो पूरा सॉल्यूशन है, ये तो सेक्शन ए था, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पूरा सॉल्यूशन आपको मेरी एप्लीकेशन में उस कोर्स में मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।